दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th का, और उसमें हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जल संसाधन। इसके ऑलरेडी हमने 3-4 वीडियो बना चुके हैं जो इसके आने वाले टॉपिक, इसके पहले वाले टॉपिक में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं जल संसाधन। तो सबसे पहले हमने जाना कि जल की उपयोगिता क्या होती है और जल का हम किन किन कार्यों में उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने जाना जल के स्रोत के बारे में कि जल हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। उसके बाद अभी किस टॉपिक में बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। और हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें हमने जाना कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है, इससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी कुछ कमी, या आप बोल सकते हैं कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सिर्फ लाभ ही है, इसके कुछ दुष्परिणाम है, कुछ नुकसान है जो पर्यावरण और किसानों के लिए ज्यादा महत्व रखता है। तो हम इस वीडियो में हम यही इसी के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स जो है, बेसिक पॉइंट्स है, उसको मैं लिख दिया है ताकि जो चीजें उसको हमारी पॉइंट्स को अच्छे से समझा सके। ये जो लिखा हुआ है इसीलिए लिखा हुआ है ताकि इसको समझाने में हमको आसानी हो। हमने ऑलरेडी इसके बहुत ही अच्छे नोट्स जो है वो हैंड नोट्स बना के रखे हैं, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ अपने समझाने के अकॉर्डिंग इसको लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पे नर्मदा क्या है, एक नदी है जिसपे एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। देखिए, जब कोई नदी बहती है, जैसे यहाँ पे हम दिखाया आपको कि यह एक नदी है जो बह रही है, और ये जो नदी है वो स्वतंत्र रूप से बह रही है। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब कि इसके पानी पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें पानी आ रहा है और जा रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके आसपास इसके जो क्षेत्र होंगे वहां पे पानी की कहीं ना कहीं कमी होगी, क्योंकि पानी तो एक पाइप के माध्यम से जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि जो नदी है, नदी में क्या होता है कि एक पाइप के माध्यम से क्या होता है, पानी जाता है, नहीं कि हर जगह बिखरता नहीं है। हाँ, जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब वो अपने आसपास में क्या होता है, बहता है। नहीं तो पानी क्या होता है, एक पाइप के ही रास्ते से जा रहा होता है। तो अगर इस जगह पे हमको खेती करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हमको इस पानी पे कंट्रोल करना होगा, मतलब इसको रोकना होगा, इस पे नियंत्रण लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बांध बना देते हैं और हमारा इस पे नियंत्रण रहता है। हम जब चाहे जितना मन चाहे उसको पानी छोड़ेंगे, और जितना मन कर पानी को हम रोक सकते हैं, पानी को रोक लेंगे तो इन सारी जगहों पर कृषि करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है जब हम पानी को ठहरा देते हैं, रोक देते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि जब हम पानी पर अपना नियंत्रण लगा लेते हैं, जब पानी को हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किनके द्वारा किया गया है। जैसे अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उस आंदोलन में कुछ लोग होते हैं, या बोल सकते हैं कि कुछ वर्ग के लोग होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ऑटो का कोई स्ट्राइक होगा तो वो स्ट्राइक करने में कौन लोग होंगे, मैक्सिमम वो लोग होंगे जो ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं। तो यहीं पे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था वो किया गया था एनजीओ के थ्रू। सो एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संस्था है। सॉरी, गैर सरकारी संस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह क्या है, एक गैर सरकारी संस्था है जिसमें जो लोग थे वो थे किसान, उसके बाद हो गया व्यवसायी, मजदूर। अब व्यवसाय मतलब वैसे लोग जिनका जो व्यवसाय था वो कृषि पर आधारित था, जो कच्चे माल को बेचते थे। वैसे लोगों के द्वारा क्या किया गया था, इस प्रकार की जो बचाव आंदोलन था वो किया। उसके अलावा एक था पर्यावरणविद।
अब देखिए पर्यावरणविद क्या होते हैं, तो वैसे लोग जिनको पर्यावरण के बारे में नॉलेज है तो वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लग रहा है तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। अगर कोई बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है तो इससे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इससे पृथ्वी की गति पे क्या असर पड़ेगा, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मौसम पे इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अनुसार देखते होंगे कि हर एक पर क्या होता है, कभी कभी किसी फैक्ट्री का यहाँ पे लोग आंदोलन करते हैं कि इस फैक्ट्री को बंद करवा दो, क्यों? क्योंकि उससे जो गैस निकलने वाली होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज को रखते हैं पर्यावरणविद। तो अब हम थोड़ा सा इसको हर एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहली बात, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एनजीओ के द्वारा चलाया गया था, जो वहां के स्थानीय लोग थे। अब दिक्कत किसको होगा, तो जो स्थानीय लोग होंगे, किसान, मजदूर, पर्यावरणविद, व्यवसायी जो होंगे उनको दिक्कत होगा। तो वही बोला है कि जो गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था और इस बांध से फायदे हुए। फायदे क्या क्या हुए थे, तो फायदा यही हुआ कि कृषि करने में दिक्कत नहीं हो रही थी, वाटर लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा था। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुआ, तो दिक्कत यह हुआ कि पहली बात टिहरी बांध आंदोलन एक था, वहां पे जन विरोध हुआ और हमारे जो नर्मदा आंदोलन था उसकी जो खामियां थी, इसी की वजह से ही क्या हुआ था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध किया गया। अब देखिए विरोध का होता है तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं विरोध किसी चीज का हुआ होता है, तभी हम विरोध करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपके टिहरी बांध आंदोलन हुआ था। अब क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, कौन थे, स्थानीय लोग, जब एक बांध बनता है तो वहां पे जो स्थानीय लोग होते हैं उनको खाली करा दिया जाता है, ठीक है। अब जो स्थानीय लोग उनका अपना जमीन, अपना संसाधन सबको छोड़कर कहीं अलग क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। मतलब वो अपने संसाधन को त्याग कर क्या हो गया, अन्यत्र विस्थापित हो गए। उनका संसाधन में क्या क्या हो सकता है, तो उनका भूमि हो सकता है, उनका घर हो सकता है, उनकी कुछ जो संपत्ति होगी जिसको एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो वैसे संसाधन को वो छोड़कर अलग विस्थापित हो गए, इसलिए ताकि जब बांध बन जाएगा तो उनको उसका फायदा हो सके। लेकिन उनका ना फायदा हो करके जो अमीर लोग हैं, जो यहाँ पे एक ब्रोकर का काम कर रहे थे, उनको फायदा हो जा रहा है और इनका तो संसाधन भी गया और इनको कोई ज्यादा लाभ भी इससे नहीं हो रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि संसाधन को क्या किए, त्याग दिए और उसके बाद अलग विस्थापित होगा, फिर इनको इससे कोई लाभ नहीं मिला और ना ही इनको कोई सुनने वाला था। अब है कि लोग जाते क्यों, इस लालच में जाते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो जो जमीन हमको मिलेगा वहां पे कृषि करना बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अभी भी भारत की लगभग लगभग जो है 40 to 50% जो पॉपुलेशन है कम से कम वो कृषि पर निर्भर है। तो जब इतने लोग कृषि पर निर्भर है तो बिल्कुल है कि अगर उनको सुविधा मिल जाएगा कृषि करने के लिए, पानी की सुविधा मिल जाएगी सिंचाई करने के लिए, तो वो क्यों यहाँ से जाएंगे। या फिर वो इस लालच में कुछ देर के लिए नुकसान भी सह सकते, लेकिन फिर उनको स्थान नहीं दिया जाता, इनको भूमि नहीं दिया जाता, उनके जो संसाधन उसको नहीं दिया जाता। इसकी वजह से लोग आंदोलन करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ जो कृषि की तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो क्या हो जाता है, लवणीकरण हो जाता है। मतलब उसमें जो लवण की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। आप देखते होंगे कि किसी भी मिट्टी पे अगर ज्यादा देर तक पानी का जमाव हो जाता है तो वो मिट्टी क्या होता है, लवणीय हो जाता है और उसमें कृषि करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले उस मिट्टी को हमको क्या करना होता है, फिर से न्यूट्रल करना होता है, फिर से इसकी जो लवण की मात्रा है उसको हमको कम करना होता है। अब देखिए जो गरीब है, जो भूमिहीन है और जो अमीर है, इनके बीच में जो खाई है वो भी इसका निर्माण हो जाता है। क्योंकि जो गरीब थे, जो भूमिहीन थे, वो अपना जो भी पहले इनके पास भूमि था वो सब भूमि किस लिए दे दिए, तो इसलिए दे दिए कि यहाँ पे क्या हो, बांध बन सके। और बांध जब बनता है तो पहले तो उसको उन लोगों को रोजगार मिल जाता है, बिजली की आपूर्ति होती है, कृषि करना वहाँ पे आसान हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे आपको पोखर तालाब बना के वहाँ पे आप मछली पालन भी
कर सकते हैं। इस तरह की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे दे दी जाती है। जैसे अगर बात कीजिएगा कि एक गांव है और उस गांव में अगर कोई फैक्ट्री लग जाए तो स्टार्टिंग में लोगों को नुकसान होगा कि उनको जमीन देना होगा अपना, उनके वैसे बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको फायदा हो जाता है कि उनको जिंदगी भर के लिए एक रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो गांव वाले लोग दिए उनको रोजगार की सुविधा न दी जाए तो यह क्या होगा, एक अन्याय होगा। और जो लोग गरीब थे, जो जिनके पास भूमि कुछ थी, वो भी क्या हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका जो पेशा था उस पेशा को ही दे दिए इस आशा पे कि इनको यहाँ पे जीवन भर के लिए क्या हो, रोजगार की सुविधा मिल सके। अब देखिए जलाशय में तलछट का निर्माण हो जाता है जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब जब भी पानी को हम रोक के रखते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, बहुत सारा गंदगी जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और जो वाटर का जो एक लेवल होता है वो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, क्योंकि नीचे बहुत सारा क्या है, गंदगी जम गया है। तो उससे क्या होता है कि बाढ़ की जो समस्या है वो भी उत्पन्न होने लगती है। उसके साथ साथ बरसात के मौसम में बारिश का पानी भी क्या होता है, उस जलाशय में, उस नदी में आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो बाढ़ की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, बहुत सारा गंदगी जो है वो जमा हो गया है। जब पानी चलते रहता है, जब पानी फ्लो करता है, बढ़ रहा है इसके पीछे कोई से, तो इसको दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब पानी को आप रोक देते हैं तो यहाँ पे नीचे में क्या होता है, बहुत सारा जो गंदगी है वो जमा होना शुरू कर देता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपने कुछ पानी में मिट्टी उट्टी है, अब उस, क्योंकि देखिए पानी तो कहीं ना कहीं से आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो जो गंदगी है वो नीचे जमा होगा। तो अगर आप पानी को बहा रहे हैं सीधे, तो गंदगी जो है वो गंदगी को लेके जाएगा और जहां पे पानी रुकता है वहां पे गंदगी क्या धीरे धीरे नीचे जमा होना शुरू कर देता है। तो ये बांध की वजह से क्या होता है कि तलछट का जमाव हो जाता है, इसकी बाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए वर्ष 2007 में क्या हुआ था, नेपाल के एक बैराज है, वहां पे बरसात के मौसम में पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया। अब देखिए जो बांध है वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, पानी को स्टोर करके रखा हुआ था। जब वहां पे बाढ़ की समस्या आई तो बैराज जो बांध था उसको छोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ, बाद बिहार में एक भीषण बाढ़ का हमको सामना करना पड़ा। और जब पानी छोड़ा जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है, इससे जो कांच छात जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इससे भी नुकसान जो है वो, मिट्टी का जो कटाव है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे नेपाल जो है वो थोड़ा सा ढलान पे, तो यहाँ पे जो आता नीचे आता तो पानी भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे भी जो है हमारे किसान को, हमारे जो ग्रामीण होते हैं, लोकल्स होते हैं, उनको काफी ज्यादा इससे नुकसान होता है। यही सब कारण है कि किसी भी जो बांध परियोजना होती है उसका लोग विरोध करते हैं। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से क्या होता है, भूकंप की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो माना जाता है कि आपने देखा होगा कि चाइना ने एक वॉल बनाया था, दीवार बनाया था, उससे यह माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो स्पीड में कुछ कमी आई है। यह बहुत नगण्य लेकिन कुछ कमी इसमें आई है। जब भी हम बहुत बड़ा बड़ा पुल बनाते हैं तो उससे क्या होती है कि जो पर्यावरण और जो पृथ्वी की जो संरचना है उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटना है वो भी होना शुरू हो जाती है। आज हम इतने ज्यादा गैस का यूज कर रहे हैं, उसके साथ देख सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, मौसम में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इससे भी, इसके कारण भी क्या होता है, भूकंप की जो संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो एक गैर सरकारी संस्था है के द्वारा चलाई गई है, जो स्थानीय लोग, किसान, शिक्षक, पर्यावरण और आप बोल सकते हैं कि किसानों के द्वारा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया गया है। और ये कहाँ पे है, तो गुजरात के नर्मदा नदी पर सदा सरोवर बांध दिया गया है, उसी का यहाँ पे क्या होता है, विरोध होता है। अब हम देखते हैं कि जब भी बहुउद्देशीय परियोजना आते हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली क्या किया, जितने भी दुष्परिणाम है उन सभी को हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। तो ये पॉइंट आपको याद करना होगा कि बोल सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या दुष्परिणाम है। तो आप बोल सकते हैं कि पहली बात, जो भूकंप की समस्या है वो बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण मतलब क्या है
कि जब जल जो है वो किसी भी एक जगह पे रह जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है, जल जो है सड़ना कर देता है, महकना शुरू कर देता है और इससे बहुत सारी बीमारियां आपको दिख सकती है। इसके साथ साथ जल की जो क्वालिटी होती है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जल जब एक जगह रहता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पनपना शुरू कर देता है। इसीलिए जो पानी जो है वो चलते रहता है, वो कभी खराब नहीं होता। जो इकट्ठा एक जगह जमा हो जाता है वो सड़ना और उसमें गंदगी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बाढ़ होता है तो बाढ़ से क्या होता है कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पे पानी का कुछ दिन रहता है तो उसमें सड़े गले पदार्थ हो जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि आप जो दवाई है उसका छिड़काव किया जाता है, चूना का छिड़काव किया जाता है बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में। जल जनित बीमारियां भी होगा, क्योंकि पानी एक जगह रुक गया है, बाढ़ की समस्या आई है, तो वहां पे जो वाटर से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी वो वहां पे आएंगी। फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां भी हो जाती है। तो ये सब क्या है, कुछ दुष्परिणाम है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या वाकई में प्रभाव इसके दुष्परिणाम इतने हैं कि इसका आंदोलन उचित है? तो बिल्कुल देखिए, कुछ चीजें तो हैं जो बाढ़ की वजह से होंगी ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते। जैसे हमने यहाँ तक की जो बातें पढ़ी थी कि जो गरीब है वहां पे जो रह रहे थे वो लोग क्या किए, अपना जमीन अपनी जो भूमि का दान दे दिए ताकि यहाँ पे क्या हो, एक बांध बन सके, उसका फायदा हम ले सके। लेकिन वो उनका फायदा नहीं लेके जो गरीब जो अमीर है जो भूस्वामी है वो उसका फायदा ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, खाई जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो इस चीज को हम कम कर सकते। बाकी जो पर्यावरण और जो प्राकृतिक प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी हम धीरे धीरे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से खत्म नहीं कर सकते। जब भी कोई काम करेंगे तो बिल्कुल है कि कुछ प्रदूषण और कुछ पर्यावरण समस्या उत्पन्न होंगी, लेकिन यह जो है वो नगण्य होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक